अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो सेल के चैप्टर को पढ़ेंगे, सेल का चैप्टर यानी कि सेल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ चुके होंगे और भी कई सिस्टम को पढ़ चुके होंगे। हालांकि हमारे शरीर की जो शुरुआत है वो सेल से होती है। अगर हम किसी भी चीज की शुरुआत को से जोड़ें अपने आप को तो समझ आएगा कि हमारी शुरुआत कहाँ से है ना। तो इस शरीर की जो शुरुआत है ये सेल से होती है। जो हमारा ये शरीर है, मैं बार बार कई बार बोलता हूं कि हमारा शरीर 11 सिस्टम से बना हुआ है ना। 11 अलग अलग प्रकार के सिस्टम हमारे शरीर को चलाते हैं। जैसे इस देश को चलाने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं। होम मिनिस्ट्री है ना, आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, और भी गृह मंत्रालय है, सड़क मंत्रालय है ना, रोड मिनिस्ट्री है, नदी मिनिस्ट्री है, अब न्यूरोथेरेपी नेचुरोपैथी इनके लिए हमारी आयुष मिनिस्ट्री है। तो इस देश को विधिवत रूप से प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनाई गई। तो ऐसे ही शरीर को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए इसमें भगवान ने 11 सिस्टम बनाए कि ये 11 सिस्टम अगर ठीक तरीके से काम कर रहे हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। इन 11 सिस्टम में हम पढ़कर आ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, हम पढ़कर आ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम आप लोगों ने पढ़े होंगे। अब ये सिस्टम जो है, जो एक सिस्टम की बात करें तो एक सिस्टम कई सारे ऑर्गन से बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था माउथ सबसे पहले हमारा ऑर्गन था, फिर इसोफेगस था, फिर स्टमक था, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हमारा क्या है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा रहे। यानी कि ये अलग अलग ऑर्गन हैं, इनकी अपनी आइडेंटिटी है, ये अपनी पहचान है, अपने फंक्शन है, लेकिन इन सब का उद्देश्य क्या है कि हमें खाने को डाइजेस्ट करना है। आप दुनिया का कोई भी खाना खा लीजिए, किसी भी तरीके का खा लीजिए, वेज खा लीजिए, नॉन वेज खा लीजिए, इसको कौन पचाएगा? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही तो पचाएगा। उसमें गॉल ब्लैडर, लिवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, यही तो काम करेंगे। तो अलग अलग ऑर्गन जब एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो वो सिस्टम बनाते हैं, वो सिस्टम बनाते हैं। तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, बोन्स का सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। ये सब कहीं ना कहीं छोटे 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 ऑर्गन से मिलकर बने हैं। उन ऑर्गन्स का जिसका उद्देश्य एक हो। ऐसे नहीं कि हम गॉल ब्लैडर की बात करें और लंग्स की बात करें, तो ये दोनों तो अलग अलग हैं। भाई गॉल ब्लैडर का यूज कहां पर है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसका उद्देश्य डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। तो एक उद्देश्य के लिए जब कई सारे ऑर्गन्स काम करते हैं तो सिस्टम बनाते हैं, है ना। तो सिस्टम हमारे कितने हो गए? 11 हो गए। 11 सिस्टम की अपने अपने ऑर्गन्स हो गए। उन ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कैसा है? कभी आपने ध्यान दिया हो कि हमारा लिवर कैसा है? कहीं से उठा हुआ है, कहीं से नुकीला है, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा सा है। देखिए लिवर की अगर डायग्राम आप देखते होंगे ज्यादातर तो इस तरीके का लिवर आता होगा। हार्ट का अगर हम शेप देखें तो हमारा हार्ट कैसे है? इस तरीके का आता है, ऐसे आता है। गॉल ब्लैडर का देखें तो गॉल ब्लैडर इस तरीके का आता है। तो इनकी अपनी अपनी शेप है। तो ये शेप कैसे आई है? तो ये शेप जो है, जो इनकी आकृति है, वो अलग अलग प्रकार के टिश्यूज की वजह से आती है। अलग अलग प्रकार के टिश्यूज की वजह से आती है। तो टिश्यूज, अलग अलग प्रकार के टिश्यू, यहाँ एक अलग प्रकार का टिश्यूज होगा, यहाँ अलग प्रकार के टिश्यूज है, यहाँ अलग प्रकार के टिश्यूज है, यहाँ अलग प्रकार के टिश्यूज है। तो जब कई सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं, एक या एक से अधिक प्रकार के टिश्यूज आपस में मिलते हैं, तो वो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। जब कई सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो सिस्टम बनाते हैं। तो सिस्टम ऑर्गन से बना। ऑर्गन्स हमारे अलग अलग प्रकार के टिश्यूज, ये यहां पर आप देखें तो ये नुकीला भाग हो गया, ये बिल्कुल समतल भाग हो गया, ये टेढ़ा हो गया, थोड़ा इलास्टिक हो गया। तो मैंने टिश्यूज के चैप्टर में पढ़ाया था कि कितने प्रकार के हमारे टिश्यूज होते हैं। 4 प्रकार के मेन टिश्यूज होते हैं। तो उन 4 प्रकार में से यानी कि एक या एक से अधिक प्रकार के टिश्यूज अब आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन को बनाते हैं। अब ये जो टिश्यूज है, ये टिश्यूज का फॉर्मेशन जो है वो कहां से होता है? वो सेल से होता है। सेल से होता है। हमारे बॉडी में लगभग 10,000 करोड़ सेल होती हैं। यानी कि अगर मैं 10 लिखूं और 10 की पावर 32 यानी कि 10 लिखकर इसके आगे 32 जीरो लगा दूं
32 जीरो लगा दूं तो इतनी सेल हमारे शरीर के बनाने का काम करती है। ये एक अप्रोक्सीमेटली है, लगभग में है ना। ये डिपेंड करती है कि आपका साइज कितना है। आप इतने साइज के तो थोड़ी कम सेल होंगी, इतना साइज है थोड़ी ज्यादा होंगी, इतना साइज है थोड़ा ज्यादा होगी। तो एक नॉर्मल जो हाइट मानी जाती है वो 5'7" के करीब में मानी जाती है। तो 5 फीट 7 इंच का जो व्यक्ति होगा उसके अंदर लगभग इतनी सेल होंगी। किसी में कम हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है। कोई ज्यादा मोटा होगा तो उसकी ज्यादा होंगी, कोई पतला सा होगा, सूखा सा होगा तो उसकी कम होंगी। तो लगभग इतनी सेल से हमारा शरीर बनता है। और ये सभी सेल सब प्रकार के काम कर सकती हैं। ये सभी सेल सब प्रकार के काम कर सकती हैं, लेकिन हर सेल की अपनी जिम्मेदारी है। जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, मैं घर में खाना बना सकता हूं, मैं सफाई भी कर सकता हूं, कपड़े भी धो सकता हूं, नहा भी सकता हूं, या पोछा भी लगा सकता हूं। मैं करना सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं करता तो नहीं हूं। मैं क्या करता हूं? अपने तैयार होता हूँ, खाना खाता हूँ, यहाँ आता हूँ, पढ़ाता हूँ, पेशेंट देखता हूँ। तो मेरा काम क्या हो गया? पेशेंट देखना हो गया, पढ़ाना हो गया। मैं कर सब कुछ सकता हूँ, लेकिन उन कामों के लिए कोई ना कोई दूसरा काम कर रहा है ना। जैसे आप लोग भी हैं, आप लोग में से जो लोग हैं वो कर सब कुछ सकते हैं, बस सीखने की जरूरत है। तो आता सब कुछ है सेल को, लेकिन उसका जो काम है वो पर्टिकुलर वो काम करती है। जैसे वो सेल अगर लंग्स की है तो लंग्स में केमिकल बनाने की जरूरत नहीं है उसे। लंग्स में क्या जरूरत है उसे? कि ऑक्सीजन अधिकतम वो गेन करे और कार्बन डाइऑक्साइड को अधिकतम छोड़े, ये उसका काम है। लेकिन अगर वही सेल लिवर के अंदर है तो लिवर के अंदर तो बहुत सारे केमिकल बनाने हैं, वहां पर उसे ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उसके पास आ जाएगी। कहते हैं भाई तुम काम करते रहना, तुम्हारा खाना पीना अपने आप आपके पास आ जाएगा। तो लेकिन खाना पीना कोई बनाएगा तो सही, तो खाना पीना कहीं और बन रहा है, घर का काम कोई और कर रहा है, पैसे कमाने का काम किसी और का है ना, घर में सफाई करने का काम किसी और का है। तो सब लोगों का अपना अपना काम है, लेकिन एक उद्देश्य है कि ये घर प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए, है ना। घर में महिलाओं का काम खाना बनाना है, घर का देखभाल करना है, जो पुरुष हैं वो काम कमा कर लेकर आते हैं, बच्चों का काम पढ़ना है, दादा दादी का काम देखभाल करना है कि सब कुछ चाहिए, ठीक है। तो सबका अपना रोल है, लेकिन सब लोग सब कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर सारी चीजें हैं। सेल के अंदर सारी चीजें हैं, एक सेल के अंदर वो सारी चीजें हैं जो दूसरे सेल के पास हैं। तो वो, लेकिन उसकी एक जिम्मेदारी है, उसका एक फंक्शन है, उसको वो कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है। अगर वो गॉल ब्लैडर की सेल होगी तो वो गॉल ब्लैडर वाले फंक्शन करेगी, अगर वो लिवर की सेल होगी तो लिवर के फंक्शन करेगी, अगर वो लंग्स की होगी तो लंग्स की करेगी, अगर वो न्यूरो सिस्टम की होगी, नर्वस सिस्टम की होगी तो नर्वस सिस्टम के लिए काम करेगी। क्यों? क्योंकि वो वहां के हिसाब से काम कर रही है। लेकिन उसके अंदर का जो रॉ मटेरियल है, जो अंदर का कंटेंट है, वो सब में बराबर है। सब में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सब में लाइसोसोम होगा, सब में आरबीसी वो आपका न्यूक्लियस होगा, सबके अंदर डीएनए होगा, सबके अंदर आरएनए होगा, सबके अंदर क्रोमोसोम होंगे, सबके अंदर होंगे। ऐसा नहीं है किसी के अंदर ना हो, तो सबके अंदर सब चीजें हैं, लेकिन वो कहां पर है, उसका फंक्शन क्या है, ये डिपेंड करता है ना। तो हमारा शरीर की शुरुआत, हमारे शरीर की शुरुआत कहां से होती है? सेल से होती है। और सेल कैसे? जब दो सेल आपस में मिलती हैं तब हमारे जीवन की शुरुआत होती है। जैसे एक आदमी की शुरुआत कहां से होती है? एक बच्चे से होती है। उस बच्चे की शुरुआत कहां से होती है? लेडीज के अंदर एक सेल है जिसको हम ओवा बोलते हैं या ओवम बोलते हैं। मेल के अंदर एक सेल है जिसको स्पर्म बोलते हैं, है ना। स्पर्म जब ओवा के साथ मिलता है तब जीवन की शुरुआत है। यहां जीवन की शुरुआत नहीं है, यहां जीवन नहीं है, यहां भी जीवन नहीं है, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब जीवन की शुरुआत है, तब वो जायगोट बनता है। तो जायगोट इज द कि सबसे छोटी इकाई, हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? जायगोट है। वो सबसे छोटा सेल, एक सेल यहां से आया, एक सेल यहां से आया, ये आपस में मिले तो जायगोट बना। तो ओवा जो ओवरी से निकला, जो हमारा स्पर्म जो टेस्टिस से निकला, जब ये आपस में मिलते हैं तब हमारे जीवन की शुरुआत होती है। उस सेल के अंदर, यहां से ओवा के अंदर, यहां से आपके स्पर्म के अंदर पूरे फीमेल के कैरेक्टर यहां है, यहां पर मेल के कैरेक्टर हैं, ये दोनों आपस में मिलते हैं, एक नए जीव का जन्म होगा, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। और अगर डिफेक्टेड हो गया तो बीच का भी हो सकता है,
है ना वो मेल होगा ना वो फीमेल होगा। तो ऐसे भी थर्ड जनरेशन है, इस समय पर आप देखते हैं कि थर्ड जेंडर है ना। तो इस तरीके से वो डिपेंड करता है कि वो आगे का प्रोसेस क्या है। तो आज हम जो देख रहे हैं वो सेल के ध्यान करेंगे कि सेल क्या है और उसका फॉर्मेशन क्या है, सेल बनता कैसे है, सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, है ना। तो सेल जो है आपके सामने एक सेल का डायग्राम बना हुआ है। अब इस सेल का डायग्राम क्या यही ऐसा ही है? नहीं, सेल जो है वो आपके शरीर की बनावट के हिसाब से हो सकती है। जैसे मेरी नाक थोड़ी चौंचली है, तो अगर मैं चाहूं तो इस सेल का डायग्राम ऐसे बना सकता हूं, ये नाक की शेप होगी ना। अगर मैं चाहूं, मेरा मन है कि सेल का ऐसे डायग्राम बनाऊं तो ऐसे भी बना सकता हूं। मैं चाहूं कि सेल का डायग्राम ऐसे बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं। मैं चाहूं सेल का डायग्राम ऐसे बनाऊं, ऐसे भी बना सकता हूं। तो आप जैसे मर्जी शेप दे दीजिए, कहीं ना कहीं की तो सेल होगी ही। भाई ये हो सकता है इस हाथ के ऊपर की सेल हो, ये हो सकता है यहाँ की सेल हो, ये हो सकता है कहीं और चेस्ट की सेल हो, पेट की हो। तो ये कहीं की तो सेल होगी ही, ये खोपड़ी की हो सकती है। तो सेल का शेप कोई भी निश्चित नहीं है। तो सेल का कोई भी शेप आप बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट आपको रखना पड़ेगा, है ना। ये जो अंदर की चीजें हैं, अब जो बड़े बड़े ऑर्गन्स काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर, ऐसे ही छोटे छोटे ऑर्गन्स सेल के अंदर काम करते हैं, सेल के लिए काम करते हैं। सेल अपने आप में क्या है? कंप्लीट यूनिट है, एक कंप्लीट यूनिट है। सेल से ही हमारा शरीर चल रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि सेल ही हमारे जीवन की शुरुआत है। तो मेल के अंदर एक कंप्लीट यूनिट था स्पर्म, और फीमेल के अंदर कंप्लीट यूनिट क्या था? ओवम। तो ये अपने आप में कंप्लीट यूनिट है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक नई जनरेशन का शुरुआत होती है ना। तो सेल के अंदर ये काम होते हैं, सेल का डेवलपमेंट होता है, शरीर के लिए काम होता है। जैसे अगर कहीं पर हम BMW कार देख रहे हैं, तो BMW कार एक जगह नहीं बनती, उसके टायर कहीं और बनते हैं, उसके हैंडल कहीं और बनेगा, उसका बाहर का कवर कहीं और बनेगा, सीट कहीं और बनती है, हैंडल कहीं बनते हैं, ब्रेक कहीं बनते हैं, फिर एक जगह जाकर वो असेंबल होते हैं, एक जगह जाकर मिल जाते हैं और वो एक कंप्लीट कार बनती है। तो ऐसे ही ये सेल है। सेल उसके अपने फंक्शन हैं, लेकिन इसके अंदर की चीजें सेम सभी सेल में होगी। अब सेल की बनावट देखें तो ये डबल लेयर की है, ये सुरक्षा की दृष्टि से डबल लेयर की है, क्योंकि सेल के अंदर भी पानी है और सेल के बाहर भी पानी है ना। सेल के अंदर भी पानी है और सेल के बाहर भी पानी है। तो ये पानी आपस में मिक्स ना हो जाए, है ना। ये पानी को तो कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकते ना। तो उसे रोकने के लिए एक सुरक्षा की दृष्टि से ये डबल लेयर बनाई गई है कि ये यहां से यहीं रहेगा और ये यहां से यहां रहेगा, है ना। इस पानी को हम सिंपल भाषा में पानी बोल देते हैं, लेकिन हम साइंस की भाषा में से फ्लूइड बोलते हैं। अंदर के फ्लूइड को इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं और बाहर के फ्लूइड को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। तो इसको हम ICF बोलते हैं और इसको ECF बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो ये दो फ्लूइड है, सेल के बाहर भी फ्लूइड है, सेल के अंदर भी फ्लूइड है, ठीक है। सेल के अंदर भी फ्लूइड है, तो डबल लेयर से बनी हुई है। इसके अंदर के अगर हम बात करें तो एक बीच में एक गोला खिंचा हुआ है, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये भी डबल लेयर की है, ये भी डबल लेयर की, जो आप देख रहे हैं एक लेयर और ये दो लेयर, तो ये डबल लेयर की है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इस लेयर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस की दीवार है। इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल की दीवार है। एक दायरा तो फिक्स होगा ना, एक दायरा फिक्स होगा, तो वो दायरा क्या है? इसका सेल मेम्ब्रेन है ना। तो इसके अंदर ये छोटे छोटे ऑर्गन्स तो शरीर के अंदर है, इसके अंदर के जो ऑर्गन हैं वो बहुत छोटे छोटे होंगे, और उन छोटे छोटे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स कहते हैं। ऑर्गन बड़ा हो गया, ऑर्गेनल छोटा हो गया, है ना। तो ये छोटे छोटे जो अंदर दिख रहे हैं ये ऑर्गेनल्स हैं। ये इसी शेप में होते हैं ऐसा नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए कि एक डायग्राम बना दिया है कि ये EPR हो गया, ये हमारा राइबोसोम हो गया। इस तरीके छोटे छोटे एक सिंबल दे दिए हैं, है ना, कि भाई आपको समझ आना चाहिए कि ये इसके अंदर होता है। परऑक्सीजोम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया,
डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, ये सब होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डबल लेयर है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम होते हैं। इनका क्या फंक्शन है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। क्रोमोसोम ये सब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। सारी की सारी सेल के अंदर पावर, जैसे हमारे घर में एक किचन होती है, किचन में हम छोटा सा एक स्टोर रूम बनाकर रखते हैं, जिसमें हम एक बर्तन रखते हैं, जिसमें गेहूं या आटे को स्टोर करके रखते हैं कि हमें जब भी इन फ्यूचर में भूख लगेगी या जब भी हमें खाने की जरूरत पड़ेगी, हम आटे को निकालेंगे या गेहूं को लेंगे और अपनी जो एनर्जी का काम करेंगे। तो ऐसा ही जो स्टोर रूम है हमारी सेल के अंदर, वो एनर्जी का स्टोर रूम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसलिए हम कहते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। इसके बाद ईपीआर है, ये ईपीआर हो गया, ये सेक्रेटरी वेसिकल्स हो गए, सेक्रेटरी वेसिकल्स हो गए, इनसे कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होगा, है ना। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईपीआर ही होते हैं, लेकिन कुछ रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं। ईपीआर दो तरीके के होते हैं, जैसे पुलिस है, पुलिस दो तरीके की होती है, एक खाकी वर्दी वाली और एक प्लेन वाली। तो पुलिस तो दोनों ही है, हम उसे क्या बोलते हैं, सिंपल ये पुलिस है। अब ट्रैफिक पुलिस भी पुलिस है और नॉर्मल पुलिस भी पुलिस है। तो जो स्मूथ है, यानी कि जिनके ऊपर कोई दाग धब्बे नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्लेन है, उनको हम स्मूथ ईपीआर कहते हैं। जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चिपका हुआ है, कुछ ना कुछ रंग बिरंगा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रफ ईपीआर कहते हैं। और रफ इसलिए कहते हैं कि इन ईपीआर के ऊपर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, राइबोसोम इनके ऊपर चिपके हुए होते हैं। तो ये है एक हमारा सेल का स्ट्रक्चर है। और अब ये फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी कि सेल बना कैसे है, ये तो मैंने छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स बताए। भाई ये एक मकान है, ये ऐसे बना है, तो अब ये बना कैसे है, ईंटों से बना होगा, चंबल से बना होगा, रेते से बना होगा, सीमेंट से बना होगा, पानी से बना होगा, ये घर इसी ऐसे तो बना होगा। तो अब हमने ये देखना है कि ये सेल कैसे बना है, इसके पीछे का बेसिक रॉ मटेरियल क्या क्या है। तो इसको हम समझेंगे। यहां तक की कहानी आप लोगों की क्लियर है तो बता दीजिए।